नमस्कार। वैसे तो कहते हैं कि लोहे को अगर पारस पत्थर छू ले तो वो सोना बन जाता है, लेकिन सियासत के पारस ने रामविलास पासवान के सियासी वारिस की जैसे चमक ही छीन ली है। बिहार की सियासत में समय का पहिया बहुत कम वक्त में इतनी तेजी से घूमा कि चिराग पासवान संसद में अकेले ही रह गए। उनकी पार्टी के 5 सांसद एक साथ खड़े हो गए हैं और उन्हें किनारे कर दिया गया है। बगावत की बागडोर संभालिए खुद उन्हीं के चाचा पशुपति कुमार पारस ने। लेकिन ये सियासी तख्ता पलट रातों रात नहीं हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश को विधानसभा में तगड़ा झटका देने वाले चिराग के लिए नीतीश ने इस कहानी की पटकथा लिखी है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इसके लिए लल्लन सिंह और विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी को इस काम के लिए लगाया था। महेश्वरी हजारी पारस के ममेरे भाई हैं, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। चाचा भतीजे में अनबन की खबरें पिछले कुछ समय से आती रही हैं। बताया जा रहा है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद नीतीश कुमार की तारीफ करने पर चिराग पासवान अपने चाचा पर ही भड़के थे। तब चिराग ने चाचा से कहा था, आप परिवार के नहीं हैं। इस पर पारस का जवाब था कि आज से तुम्हारे लिए चाचा मर गए। चाचा पारस ने भतीजे से मिलना भी ठीक नहीं समझा आज, और चिराग अपने तले हुए अंधेरे को ढूंढ पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं केसी त्यागी, महासचिव जेडीयू, साथी कन्हैया भिलारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी आने से पहले मुझे ये जानकारी मिल रही थी कि चिराग पासवान ने एक पेशकश की है कि भाई पार्टी की मुख्य उनकी मां को बनाया जाए। तो कन्हैया जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, चिराग पासवान आज चाचा उनसे मिलते नहीं है, 2 घंटे उनके घर के बाहर गेट के बाहर खड़े रहते हैं, घर के अंदर जाते हैं। चिराग पासवान के यहाँ क्या हो रहा है, और खासतौर से जो पेशकश अब दी है कि मेरी मां को ही मुखिया बना दिया जाए, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, चिराग पासवान जानते थे वो जा रहे हैं अपने चाचा को मनाने, और वैसे चाचा को जो मानने वाले नहीं, लेकिन वह एक पॉलिटिकल उनकी चाल थी। स्ट्रेटजी के तहत जो उन्होंने किया उससे एक शहीद का दर्जा जो है मिला है उनको, कि कैसे चाचा के कंधे पर बंदूक रख करके नीतीश कुमार ने भतीजे को शहीद कर दिया। और जो वो बताना चाहते थे कि ठीक है, हमसे आपको परेशानी है, हमसे आप परेशान हैं, तो मेरी मां को ही अध्यक्ष बना दीजिए, मेरी मां रहेंगी अध्यक्ष, और लेकिन पार्टी न टूटे। तो उससे इनका संपैथी जो है इन्होंने गेन किया है अमॉन्ग द पीपुल, और खास तौर से वैसे लोगों के बीच में जो उनका वोट बैंक है। 5.5-6% के वो लीडर हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वो सिंपैथी ले लिया है जो ये पेशकश की है। केसी त्यागी जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जो ये पूरा आज ये देखने को मिला है एलजेपी में जो हुआ है, कहा जा रहा है इसके पीछे जेडीयू का ही हाथ है और नीतीश जी का ही हाथ है। पूरी इसको काफी लंबे समय से इसका बिल्कुल तैयारी हो रही थी। नहीं, निधि जी अपनी असफलताओं को स्वीकार ना करने का एक भारतीय मानस होता है। वो हर वक्त अजय रहते हैं, उनसे कोई गलती नहीं होती है। तीनों दल एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी साथ चुनाव लड़े और 40 में से 39 सीटों पर हम विजयी रहे। हमारे मित्र और हमारे सीनियर कॉमरेड रामविलास पासवान ने, हमने, नीतीश कुमार जी ने लगभग 40-45 साल तक साथ काम किया है, और हमें प्रसन्नता है कि हमारी कतारों में रामविलास पासवान सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा के रूप में उभरे। आज अगर वो जीवित होते तो शायद ये मंजर चिराग पासवान को देखने को ना मिलता जो आज हुआ है। विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे तो उनके पिताश्री की मृत्यु हो गई। एक में यहाँ बिलारी जी, चूँकि वहीं के रहने वाले हैं, इनकी जानकारियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं इनकी स्मृति बहुत मजबूत करना चाहता हूँ। जेडीयू और एलजेपी में कभी भी चुनावी समझौता नहीं था। 2004 में चुनाव हुआ, हम एनडीए के साथ थे। 2005 में चुनाव हुआ, हम एनडीए के साथ थे। 2010 में चुनाव हुआ, हम एनडीए के साथ थे। 2015 में चुनाव हुआ, हम कांग्रेस प्लस आरजेडी के साथ थे। इसलिए सीटों के बंटवारे को लेकर के हमारे उनके बीच में कोई विवाद कभी रहा ही नहीं, चुके हम कभी साथ चुनाव में लड़े। उनका 2015 में एलजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था,
उनको 40 से ज्यादा सीटें मिली, जबकि उनके 4 या 5 ही कुल जीत पाए। इसलिए जो सीटों को लेकर के जो उनकी तकलीफ या विवाद या जो भी है वो उनका बीजेपी के साथ रहा। मेरी जानकारी में है, चूंकि घटनाक्रम के हम करीबी थे, अमित शाह जी ने अपने आवास पे बुला करके उनको एक अच्छी संख्या का ऑफर दिया था, जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उसके बाद वो एनडीए छोड़ करके चले गए। अब निधि जी पूरे चुनाव वो चरित्र हनन करने में लगे रहे। नीतीश कुमार जी का जो आरोप उनके कभी विरोधी ने भी नहीं लगाए, वो कह रहे घोटालेबाज हैं, और वो इस सीमा तक चले गए, व्यक्तिगत हो गए, और वो भूल गए कि उनके पिता इनके मित्र भी रहे हैं कि हम इनको जेल भिजवाएंगे। नीतीश कुमार ने कभी कोई रिएक्ट एज यूजुअल उनके बारे में नहीं किया। हमारी 46 सीटें सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हारी हैं, और आधा दर्जन सीटें बीजेपी भी उनकी वजह से हारी है। लिहाजा उन्होंने एक डिस्ट्रक्टिव रोल किया। आप लोगों ने कहा, आज आप लोगों ने कहा कि जो बोएगा सो रोपेगा, और वाकई में वो जो बयान तब चिराग पासवान ने दिए थे, आज उनको लग रहा होगा कितने भारी थे। लेकिन फिर सियासत में हम ये भी समझते हैं कि किसकी शय पर चिराग पासवान का वो रुख था। बेलार जी, फिर ये सवाल आता है कि अगर चिराग पासवान ने जेडीयू नीतीश कुमार पर सीधे इस तरह के वार किए थे तो, और कहा यह गया तब उनके पीछे बीजेपी के संरक्षण में, या बीजेपी उनको हवा दे रही है इसलिए इस तरह से वो बोल रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, तब तो अब कहां पे है वो सहयोग? अब किस तरह से आके चिराग पासवान की स्थिति को, क्या अब छोड़ दिया गया है चिराग पासवान को? देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी चिराग पासवान ने जो निर्णय लिया था वो उनका अपना निर्णय नहीं था। वो भाजपा के कहने पर ऐसा उन्होंने किया था। चिराग पासवान ने कई लोगों से ये शेयर भी किया है, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि चुनाव में जो ये लोग का ये इंटरनल जो सर्वे कराया था बीजेपी ने, तब तो उनको लगा था कि हमें 80 सीटें आ रहेंगी, 80 से 100 के बीच में हमारी सीटें आएंगी और लोजपा को सीट आएगी 30 के आसपास। मामला हो गया उल्टा, और जब मामला उल्टा हो गया आज सबसे ज्यादा ये भी डूब गए, नीतीश कुमार को भी डुबा दिया, 43 पर ला दिया। तो नीतीश का गुस्सा जो था, ये देखिए, ये गुस्सा जो नीतीश कुमार निकाल रहे हैं, तो ये गुस्सा चिराग पर नहीं है, वो चिराग के बहाने टारगेट कर रहे हैं भाजपा को भी। देखिए, आप जिसको चढ़ाए थे उसको तो मैं डुबा ही दिया और समाप्त ही करूंगा, आपको भी छोड़ूंगा नहीं, आपको भी सबक सिखा कर रहूंगा। और ये त्यागी जी जो बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत इन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा था जेल भिजवा देंगे, जो भी कहा था, ललन सिंह तो इनसे ज्यादा खराब बात बोले थे। इनको याद नहीं है त्यागी जी को, जब अलग हुए थे तो बोले थे कि दांत कहाँ है, वो दांत हम जानते हैं, 100 से खींच लेंगे, इससे खराब क्या होगा, और भी बोले थे। तो ये सब तो पॉलिटिक्स में चलते रहता है। लेकिन नीतीश कुमार ने दिमाग बना लिया था कि हमको इनको खत्म करना है। अभी इतना नहीं, अभी तो उनकी तैयारी ये है कि इनको जो इनका वोट है वो पशुपति पारस को आगे करके फेस करके सारा समाप्त। बिल्कुल, ये बहुत अहम है, और नीतीश कुमार की जो सोच है वो सामने आती है। त्यागी जी, अब ये भी जानकारी मेरे सहयोगी जो वहाँ पे मनीष कुमार, उन्हीं के लेख, उन्होंने जानकारी ये तमाम दी है कि जो एलजेपी का एकमात्र विधायक था उसको जेडीयू में कुछ दिन पहले शामिल किया है। इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये जेडीयू की पूरी तैयारी थी, और ये सियासत में ये सब जायज होता है। चिरागी को नहीं नजर आया कि किस तरह से जेडीयू की ये तैयारी चल रही है। लेकिन जो बेलारी जी ने बात की, इस समय बहुत अहम की है कि एक तरह से ये इशारा बीजेपी के लिए भी है। नीतीश कुमार इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनके बीजेपी के साथ रिश्ते भी जग जाहिर हैं, और अब जिस तरह से जो ये आज वार हुआ है, जो सामने आ रहा है एलजेपी का, वो एक तरह से बीजेपी को भी एक संकेत है। नहीं, ये बिलारी जी की इच्छा है कि जेडीयू के और बीजेपी के रिश्ते खराब हो जाएं। उनके संबोधन से ये स्पष्ट है, और उन्हें प्रसन्नता भी शायद होगी अगर ऐसा हो जाता, लेकिन उनको निराशा हाथ लगेगी। रामविलास जी के रहते हुए कभी इस तरह की चीजें नहीं थी। पशुपति पारस को रामविलास जी के साथ अपने आवास पे नीतीश कुमार जी ने बुलाया, उनसे कहा कि तुम्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है।
उन्होंने कहा मैं तो एमएलए भी नहीं हूं, उन्होंने कहा मैं तुमको कल को एमएलसी बनाऊंगा। ऐसे रिश्ते थे बढ़िया। जो अति महादलित आयोग बना हुआ था उसमें पासवान बाहर थे। रामविलास जी ने एक चिट्ठी लिखी कि हम चाहते हैं कि पासवान भी उसका हिस्सा बने। नीतीश कुमार जी को सेकंड नहीं लगी पासवान ग्रुप को उसका हिस्सा बनाने में महादलित का। हम कष्ट में थे, कष्ट में हैं, लेकिन हमारा इस टूट से कोई वास्ता नहीं है। रामविलास जी के भाई हैं जो उनकी छत्र छाया में पिछले 40 वर्षों में गौरव किए, जिन्होंने बिहार की पार्टी को खड़ा किया है, पशुपतिनाथ पारस। उनके सगे बेटे हैं रामचंद्र जी के प्रिंस राज। हम कैसे उनको प्रभावित कर सकते हैं? ये बेलारी जी की क्षमता हो सकती है, माफ करना हमारी क्षमता तो नहीं है। नंबर 3, जो और 4 महत्वपूर्ण लोग हैं वो अपने अपने इलाके के नेता हैं, रामविलास जी के सहयोगी रहे हैं। और मैं बेलारी जी से पूछता हूं आपके जरिए, अगर एनडीए में रहते हुए वो चुनाव लड़ गए होते तो क्या चिराग पासवान को आज का दिन देखना पड़ता? ये नहीं स्वीकार करेंगे कि रामविलास जी की जो लीगेसी थी, अगर वो सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की थी, उस पर कभी वो चलते दिखाई दिए? कभी आपको लगा कि रामविलास की जो पॉलिटिकल और ये सोशल लीगेसी है उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं? तो मेरा कष्ट ये है कि वो अपनी अति महत्वाकांक्षा और जो पशुपति पारस ने जो आरोप लगाए हैं, निधि जी उनको भी जरा जान लीजिए। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक अवांछनीय तत्वों से वो घिरे रहते थे। जो सीनियर लीडर है महबूब अली कैसर, उन्होंने कहा उनसे मिलना मुश्किल हो गया था। मैं अपने एक मित्र के पुत्र को कोई हल्का कमेंट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं जो उनकी पार्टी के नेताओं ने लगाया है। और दूसरा ये है बेलारी जी, डायनेस्टी सब जगह कामयाब हो जाती हो ये जरूरी नहीं है। रामविलास पासवान 50 त्यागी जी, आपने बिल्कुल सही तटस्थ बातें कही हैं। अंत में ये कि बिहार की जो सियासत है उसका असर सिर्फ बिहार में नहीं होता, उसके देश की राजनीति में होता है। हमारे आगामी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, यूपी में भी चुनाव है, तो वहां पे भी असर हो सकता है। बहरहाल बेलारी जी, मैं पूछना आपसे यही चाह रही थी, बेलारी जी आपसे ये पूछना ये चाह रही हूँ, मैं आपसे पूछना ही चाह रही हूँ, कहा जा रहा है कि भाई केंद्र में कैबिनेट में पशुपति पारस को जगह मिल सकती है, चुनाव भी आने वाले हैं, आप इसका आंकलन हमारी राष्ट्रीय राजनीति पर क्या देख रहे हैं? अरे आने वाले दिनों में बड़ा भाई हो जाएगी, फिर से 21 इनके पास हो जाएंगे लोकसभा में मेंबर, 5 वो हो गए, 16 ये हो गए। और मैं त्यागी जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, त्यागी जी बताएंगे मुझे कि अगर अमित शाह एक बार बैठा करके चिराग पासवान इधर आइए, जाइए, खेला मत कीजिए, चुपचाप पास बनिए और चुपचाप करिए, तो नहीं मान जाते? किसी ने कहा ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं, उसकी स्ट्रेटजी के तहत उनको लड़ाया गया था। अब भले त्यागी जी इस बात को न स्वीकारें। बहरहाल आप दोनों आए और राजनीति भी हमें सिखाती है कि कहां पर चुप रहना चाहिए, कहां पर आंखें बंद कर लेनी चाहिए, और किसी का घर अगर इस तरह से हो रहा है तो बहरहाल राजनीति बहुत सिखा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों जुड़े, और जो बिहार की सियासत है उस पर तमाम नजरें बनी रहेंगी। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद गुजरात में एक खास डेवलपमेंट हुआ है, वहां से जानकारी देंगे। और अब गुजरात की सियासत। आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूरत पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने आज ये ऐलान किया है। गुजरात बदलने की बात कर रहे हैं तो 2022 में असेंबली के इलेक्शन भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ की जो 182 सीट है वो सभी में कैंडिडेट खड़ा रखेगी, सभी में कैंडिडेट खड़ा करेंगे। क्या रणनीति क्या है बताएंगे, अभी तो शुरुआत है। गुजरात के 6 करोड़ लोग अभी तक मजबूर थे, उनके पास विकल्प नहीं था। गुजरात के लोगों को तय करना है अब कि हमें राजनीति बदलनी है कि नहीं बदलनी।